स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स बाई हरिओम सर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप 32 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इनके आंसर्स। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सेशन को शेयर कीजिएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, साउंड एंड लाइट वेव आर ट्रेवलिंग इन एयर आर। साउंड एंड लाइट वेव, ध्वनि और प्रकाश तरंगें हवा में गति करती हैं। तो किस रूप में गति करती हैं? इसके चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स रेस्पेक्टिवली। दूसरा है बोथ लॉन्गिट्यूडनल, और तीसरा सी ऑप्शन है बोथ ट्रांसवर्स, और चौथा है फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स, इसमें अगर देखा जाए तो साउंड वेव्स जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं और लाइट वेव होती हैं वो ट्रांसवर्स होती हैं। तो कुछ स्टूडेंट इसका आंसर ए मान सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। इसमें ऑप्शन एक और दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी देखिएगा आप, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति के रूप। जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपोगेट। ट्रांसवर्स वेव्स होती है आपकी अनुप्रस्थ तरंगें, कैन प्रोपोगेट, आगे बढ़ती है। किस रूप में आगे बढ़ती है ये? पहला ऑप्शन है ओनली इन गैस एंड नॉट इन सॉलिड, ओनली गैस में और सॉलिड में नहीं। दूसरा है ओनली इन सॉलिड, सॉलिड में, नॉट इन गैस, गैस में नहीं। और सी ऑप्शन है आपका बोथ इन गैस एंड इन सॉलिड, दोनों में, गैस और सॉलिड दोनों में, ठोस और गैस में। और नेक्स्ट ऑप्शन डी है नाइदर गैस और सॉलिड, ना ही गैस में और ना ही सॉलिड में। तो बिल्कुल भूलने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसवर्स जो वेव्स होती हैं वो सॉलिड, जो पदार्थ सॉलिड होते हैं, जो प्रत्यास्थ ठोस की तरफ जो आगे बढ़ते हैं, ठोस जो पदार्थ होते हैं उनमें अधिकांश तरह ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, साउंड वेव्स इन एयर आर। जो ध्वनि तरंगें हैं वो हवा में कैसी होती हैं? तो ट्रांसवर्स होती हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा है स्टेशनरी, और तीसरा है सी लॉन्गिट्यूडनल, और डी है नॉन ऑफ दिस, कोई नहीं। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। जो साउंड वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। ठीक है ना? तो आप याद रखेंगे, साउंड वेव्स जो होती हैं वो पार्टिकल्स माध्यम में चलते हैं, बिना माध्यम के नहीं चल पाती, बिना मीडियम के नहीं चल पाती, इसलिए ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें पूछा गया है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पहला ऑप्शन है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, और सी ऑप्शन है गैस, और डी ऑप्शन है वैक्यूम। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्घ्य तरंगें गति नहीं करती हैं। तो अनुदैर्घ्य तरंगें कौन सी तरंगें होती हैं? ये यांत्रिक तरंगें होती हैं, मैकेनिकल वेव्स होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों वेव्स जो होती हैं ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं, और मैकेनिकल वेव्स के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस ये तीनों माध्यम है, मीडियम है। तो वैक्यूम वाला ये आंसर आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना? तो राइट आंसर होगा आपका वैक्यूम, जहाँ इसे कहते हैं स्पेस। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एनर्जी इज नॉट कैरिड बाई। ऊर्जा को नहीं ले जाती हैं। तो कौन सी वेव्स नहीं ले जाती हैं? तो पहला ऑप्शन है स्टेशनरी वेव्स, बी ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सी ऑप्शन है आपका ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव, और डी है लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव। तो यहाँ पर जो है ट्रांसवर्सल जो वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, ये सभी एनर्जी लेके चलते हैं। एनर्जी, इनके अंदर एनर्जी होती है। परंतु यहाँ स्टेशनरी जो वेव्स होती हैं वो एक विपरीत वेव्स हैं। ये यहाँ पर क्या होता है, अध्यारोपण तो होता है परंतु ये विपरीत में होता है, इसलिए यहाँ पर क्या है, एनर्जी नष्ट हो जाती है, एनर्जी नहीं होती। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स स्टेट दैट। अध्यारोपण का जो सिद्धांत है
तो उसका जो प्रिंसिपल है, जो नियम है, वो क्या है? तो पहला है एवरीथिंग रिमेनिंग एट रेस्ट। प्रत्येक रिमेनिंग जो प्रत्येक पदार्थ है, प्रत्येक वस्तु है, वो क्या है? रेस्ट में है। दूसरा है इसका बी ऑप्शन, द रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट एंड इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कह रहा है, रिजल्टेंट जो इसका मान है, जो वैल्यू है रिजल्ट की, और जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, उसका सम एट वो क्या होगा? इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट होगा। और सी है आपका द रिजल्टेंट वेलोसिटी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल वेलोसिटी। जो रिजल्टेंट वेग होगा, जो उसका सम होगा, वो क्या होगा? इंडिविजुअल वेलोसिटी के बराबर होगा, इंडिविजुअल वेलोसिटी होगा। और सी डी ऑप्शन है एनर्जी ऑफ द सम रिमेनिंग कंजर्व्ड। और जो ऊर्जा होगी, ऊर्जा जो सिस्टम में ऊर्जा होगी, वो पूरी कंजर्व्ड होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, क्योंकि रिजल्ट में इसमें क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? सम हो जाता है इंडिविजुअल, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट होता है आपका विस्थापन, विस्थापन का क्या हो जाता है? सम हो जाता है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द फ्रीक्वेंसी म्यू ऑफ द वेव इज। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के लिए जो फॉर्मूला है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, म्यू इक्वल एन अपॉन लैम्डा। अगर वेलोसिटी होती तो ऑप्शन नंबर डी सही होता, वी इक्वल एन लैम्डा हो जाता। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इट इज़ पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, क्या संभावना है कि जो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे हैं, उनका अगर अध्ययन किया जाए तो उनकी जो प्रॉपर्टी हैं वो एक साथ मिल जाएं। तो ये ऑप्शन में इंटरफेरेंस है पहला, दूसरा बी ऑप्शन है डिफ्रैक्शन, और सी है रिफ्लेक्शन, और डी ऑप्शन है पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन ही एक ऐसी घटना, एक ऐसी इवेंट है जिसमें दोनों तरंगों का अध्ययन होता है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, साउंड वेव डू नॉट शो इन एयर, ठीक है ना। तो जो ध्वनि तरंग हैं वो एयर में दिखाई नहीं देती। तो कहाँ नहीं दिखाई देती हैं वो एयर में? हवा में कहाँ दिखाई नहीं देती हैं? पहला ऑप्शन है पोलराइजेशन, बी है डिफ्रैक्शन, और सी ऑप्शन है रिफ्रैक्शन, और डी है रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो साउंड वेव्स होती हैं उसमें पोलराइजेशन की घटना नहीं होती है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाटर वेव्स आर, जो पानी में जो तरंगें होती हैं वो कौन सी होती हैं? तो पहला है लॉन्गिट्यूडनल, ऑप्शन नंबर बी है ट्रांसवर्स, और सी है बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, और डी है नाइदर लॉन्गिट्यूडनल नॉर ट्रांसवर्स। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, जो वाटर्स में वेव होती हैं वो दोनों तरह की वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, ठीक है ना। ट्रांसवर्स जो वेव्स होती हैं वो लहरों के ऊपर होती हैं, पानी की परत के ऊपर, जो ऊपर की परत है वहाँ होती हैं, ठीक है ना। और जो निचली परत है नीचे पानी में, अगर वाटर की बात की जाए, वाटर के अंदर बात की जाए, तो वहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल्स वेव होती हैं। तो 10 वाला जो ऑप्शन है वो सी है, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, द हर्ट्ज इज यूनिट ऑफ, हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो पहला है एनर्जी, बी ऑप्शन है वेवलेंथ, सी फ्रीक्वेंसी, और डी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें पता है हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का मात्रक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड एंड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड बिकॉज दिस। मैकेनिकल वेव जो होती हैं, यांत्रिक तरंगे हैं ट्रांसवर्स, और वो सॉलिड में और लिक्विड में गमन कर लेती हैं। तो उसका क्या कारण है इसमें पूछा गया है। तो उसका जो रीजन है इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, कैन रेसिस्ट चेंज इन शेप, ठीक है ना। तो उसकी जो आकृति है उसके बदलाव के कारण ये जो है मूविंग कर पाते हैं। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड लिक्विड एंड गैस बिकॉज दिस मीडियम। इसमें पूछा गया है जो अनुदैर्ध्य तरंगें हैं वो गति करती हैं ठोस, द्रव और गैस में, और कैसे गति करती हैं, किस रूप में करती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका
13 का ए, ठीक है ना। है वॉल्यूम इलास्टिसिटी, उसका जो वॉल्यूम है, आयतन कैसा होना चाहिए, वो लचीलापन होना चाहिए, उसमें इलास्टिसिटी वाला होना चाहिए। तो इसका 13 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हेन ए लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल इन ए मीडियम देन द क्वांटिटीज प्रोपोगेशन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आर। तो जो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं किसी माध्यम में गति करते हैं तो वो किस क्वांटिटी और दिशा के रूप में गति करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सही, एनर्जी एंड मोमेंटम, ऊर्जा और संवेग के रूप में जो है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो ट्रेवल करती हैं, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, ए पार्टिकल एक्सिक्यूट SHM देन द ग्राफ ऑफ ऑसिलेशन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज। किसी कण के त्वरण का और विस्थापन का जो ग्राफ है वो कैसा होता है। तो त्वरण और विस्थापन का ग्राफ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, एक सीधी रेखा होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 15 का ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द वाइब्रेशन टेकिंग प्लेस इन द डायफ्राम ऑफ ए माइक्रोफोन विल बी। जो वाइब्रेशन होता है तो उसका क्या डायफ्राम होगा माइक्रोफोन का। तो क्वेश्चन नंबर 16 में ये पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो किसी बल द्वारा जो ऑसिलेशंस होते हैं, इस तरह के ऑसिलेशंस होते हैं माइक्रोफोन में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 है इन केस ऑफ सस्टेन्ड फोर्स ऑसिलेशंस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस। किसी सस्टेन्ड बल के लिए ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड आयाम क्या होगा। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो आयाम क्या रहेगा, ऑलवेज क्या रहेगा, रिमेन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, एक नियतांक रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है एट रेजोनेंस द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलिंग बॉडी बिकम। किसी अनुनाद का जो आयाम है तो वो कैसा रहता है। तो इसमें रहेगा अनुनाद जब उत्पन्न होता है तो आयाम क्या रहता है, मैक्सिमम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेव फ्रंट एसोसिएटेड विद ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज। तो जो वेव फ्रंट होती है वो पैरेलल बीम में कैसी दिखाई देती है। तो वो प्लेन में दिखाई देती है, प्लेन, ठीक है ना। जो बीम है पैरेलल बीम में कैसी दिखाई देती है, तो वो कैसी दिखाई देगी, प्लेन दिखाई देगी। तो ऑप्शन नंबर पहले का 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड। इनमें से कौन सा पोलराइजेशन नहीं हो सकता, किसका पोलराइजेशन नहीं हो सकता है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, साउंड वेव्स है उनका ध्रुवण नहीं हो सकता है, पोलराइजेशन नहीं हो सकता है। तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन द साइज ऑफ एन ऑब्स्टेकल। तो डिफ्रैक्शन का साइज जो है किसके अकॉर्डिंग होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, शुड बी ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ये वेवलेंथ जो होती है तरंग दैर्ध्य उसके अकॉर्डिंग डिफ्रैक्शन का साइज होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ द लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन। हाइजन जो थे साइंटिस्ट वो किस थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं कर पाए। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स गिवन 4:1 द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2:1। क्वेश्चन नंबर 6 है द फ्रिंज विड्थ बीटा ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न एंड द स्लिट विड्थ डी आर रिलेटेड एज। तो ये एक फॉर्मूला है। तो ये बीटा प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/d की। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, ए डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड यूजिंग ए बीम रेड लाइट इफ द रेड लाइट इज स्प्लैश्ड बाय ब्लू लाइट डिफ्रैक्शन बेंड। जब डिफ्रैक्शन होता है किसी पैटर्न में तो जो रेड लाइट बीम है तो वो कैसे। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन हो जाएगा ए ठीक, बिकम नैरो एंड क्राउड, ठीक है ना, एक नैरो छोटा और क्राउड एरिया। क्वेश्चन नंबर 8 है इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट मेड 3 times द फ्रिंज विद बिकम। तो इसमें पूछा गया है यंग का जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है तो उसमें जो है स्लिट जो है मेड 3 times, 3 गुना बन रही हैं स्लिट, तो फ्रिंज कैसी बनेंगी। तो फ्रिंज बनेंगी 1/3 times, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन वाटर इंस्टेड ऑफ एयर देन फ्रिंज विड्थ वुड। यंग डबल स्लिट प्रयोग जो है वाटर में हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है वाटर में, पानी में, तो उसकी जो फ्रिंज विड्थ रहेगी वो कैसी रहेगी, तो वो उसमें रहेगी डिक्रीज, ठीक है ना। फ्रिंज कैसी रहेगी, डिक्रीज रहेगी, कम रहेगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज नॉट कॉमन टू साउंड एंड लाइट वेव। इसमें लाइट वेव और साउंड वेव में क्या कॉमन नहीं होता, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी है, पोलराइजेशन, ध्रुवण जो है कॉमन नहीं होता है और बाकी चीज़ें कॉमन होती हैं। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ये साउंड में भी होती है और लाइट में भी होती है। क्वेश्चन नंबर 12, द फ्रिंज विड्थ ऑफ यंग डबल एक्सपेरिमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा बीटा, बीटा इक्वल लैम्डा डी अपॉन डी। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, यंग्स एक्सपेरिमेंट स्टेबलाइज दैट। यंग का जो एक्सपेरिमेंट है वो किसके ऊपर है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, लाइट कंसिस्टेंट्स ऑफ वेव, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन इंटरफेरेंस टेक प्लेस देयर इज रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। इंटरफेरेंस में किसका रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, पुनर्वितरण किसका होता है, तो 14 का आंसर हो जाएगा 14 का ए हो जाएगा, एनर्जी, एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना। जब इंटरफेरेंस की घटना होती है तो एनर्जी जो है दोबारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये तो थे हमारे 32 क्वेश्चंस और इसी में आपको आंसर मिल जाएगा पूरी जो हमने टेस्ट लिया था आपका। तो सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो कैसी लगती है, अगर अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और बताएं कि वीडियो में क्या अच्छाइयाँ थीं और क्या कमियाँ थीं। ये सारी चीज़ें आप ओपन ज़रूर किया करें। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें, प्रेस करने से क्या होता है कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।